हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। पिछली क्लास के अंदर हमने निषेचन पक्ष घटनाओं के अंदर अंतर्गत भ्रूणपोष, भ्रूण की संरचना का विस्तृत अध्ययन किया था। साथ ही साथ हमने बीज की संरचना को भी डिटेल से देखा था। आज निषेचन पक्ष घटना का जो अंतिम टॉपिक है वो है फल को डिस्कस करेंगे। तो फल अपन जानते हैं कि पुष्प का जो अंडाशय होगा वो बाद में फल के अंदर विकसित हो जाता है। तो निषेचित अंडाशय को फल कहा जाता है। ये चीज़ अपने को अच्छी तरह से ध्यान रखनी है कि जो निषेचित अंडाशय होगा उसको ही अपन किस नाम से जानते हैं, फल। पहले हम उसको अंडाशय बोलते हैं और निषेचन के बाद में वो फल कहलाता है। फल को उत्पत्ति के आधार पर 3 भागों के अंदर बांटा गया। अगर आपको याद रखना है फल कितने प्रकार के होंगे उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर फल को 3 भागों के अंदर बांटा गया है। कौन कौन से हो जाएंगे? पहले फल हो जाएंगे वास्तविक फल, जिसको अपन सत्य फल या ट्रू फ्रूट के नाम से भी जानते हैं। अब हम जानते हैं कि जो फल का निर्माण होगा वो कहाँ से होता है? अंडाशय से होता है। तो यदि फल का निर्माण केवल और केवल अंडाशय से हो रहा है, तो फल के निर्माण के अंदर केवल अंडाशय ही भाग ले रहा है, तो ऐसे सभी फल क्या कहलाएंगे? वास्तविक फल कहलाएंगे। तो वे फल जिनका निर्माण केवल और केवल अंडाशय से होता है वास्तविक या यथार्थ फल कहलाते हैं। एग्जाम्पल याद रखना आम का। अंडाशय के अलावा पुष्प का कोई भी अन्य भाग इसके निर्माण में भाग नहीं लेता है। दूसरा, अगर अपन फल की बात करें तो वो आभासी या मिथ्या फल होंगे, सीडो फ्रूट के नाम से जानेंगे। अब क्या होगा? अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग भी जब फल का निर्माण करने लग जाए, अंडाशय तो ले ही रहा है भाग, इसके अलावा पुष्प के अन्य भाग भी फल निर्माण में भाग लेना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे बनने वाले फलों को अपन क्या बोलेंगे? आभासी या मिथ्या फल, सीडो फ्रूट। वे फल जिनके निर्माण में अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग भी भाग लेते हैं आभासी फल कहलाते हैं। जैसे अखरोट है, स्ट्रॉबेरी है, सेब में पुष्पासन फल के निर्माण में भाग लेता है। ये आपने को याद रखना है। सेब के अंदर जो खाने योग्य भाग ही है वो पुष्पासन होगा। तो इन तीनों के अंदर अंडाशय तो भाग ले रहा है, इसके अलावा फल कुछ भाग पुष्पासन का भी होगा। तो जब फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा कोई अन्य भाग भी भाग ले पुष्प का, तो वो सारे के सारे फल कौन से कहलाएंगे? आभासी या मिथ्या फल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर अपने को नोट लगा के ये लाइन याद रखना, सेब का जो खाने योग्य भाग है वो कौन सा होता है? पुष्पासन। याद करो आम का खाने योग्य भाग कौन सा था? मध्य फल विदिति। उसके अलावा नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा था? तो उसका एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष था। तो उसी प्रकार जो सेब का जो खाने योग्य भाग है वो कौन सा होता है? पुष्पासन। तो ये 2 प्रकार हो गए। इसके अलावा तीसरा जो प्रकार होगा वो अनिषेक जनित फल। अगर अपन तीसरे प्रकार की बात करें तो फल का जो तीसरा प्रकार होगा वो अनिषेक जनित फल होगा। क्या होगा अनिषेक जनित फल के अंदर? वे फल जिनका निर्माण बिना निषेचन क्रिया द्वारा। फल हमेशा निषेचन क्रिया द्वारा बनते हैं, लेकिन कुछ फल ऐसे होंगे जो बिना निषेचन क्रिया द्वारा बनते हैं। तो ऐसे फलों को हम क्या बोलेंगे? अनिषेक जनित फल कहेंगे। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना, अनिषेक जनित फल कहेंगे। बिना निषेचन क्रिया द्वारा बनने वाले फल अनिषेक जनित फल कहलाते हैं तथा इस प्रक्रिया को अपन अनिषेक फलन के नाम से जानते हैं। प्रक्रिया बनने की जो प्रक्रिया वो अनिषेक फलन है, और जो फल बनते हैं उन फलों को क्या बोलेंगे? अनिषेक जनित फल बनेंगे। जैसे केला है, और जो अनिषेक जनित फल होंगे उसके अंदर बीज नहीं बनते। ये आपको ध्यान रखना, बीज इनके अंदर नहीं बनेंगे क्योंकि निषेचन नहीं हो रहा है। अब ये जो अनिषेक फलन को वृद्धि हार्मोन के प्रयोग से भी प्रेरित किया जा सकता है। इस प्रकार के फल बीज रहित होते हैं। वृद्धि हार्मोन के द्वारा भी इन फलों का निर्माण किया जा सकता है, और ये जो फल बनेंगे वो कैसे हो जाएंगे? बीज रहित। तो मोटे तौर पर अपन देखेंगे तो फल 3 प्रकार के हो गए। कौन कौन से फल? अगर अपन क्विक रिवीजन करें तो फल जो पहला प्रकार हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वास्तविक। वे फल जिनका निर्माण केवल और केवल किससे हो? अंडाशय हो, अंडाशय से होता हो, तो वो सारे फल क्या कहलाएंगे? वास्तविक फल कहेंगे। दूसरे फल जो कौन से हो जाएंगे? आभासी फल हो जाएंगे। वे फल जिनके निर्माण में अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग भी भाग लेते, तो वो फल कौन से हो जाएंगे? आभासी फल हो जाएंगे। और तीसरी बात करें अपन अनिषेक जनित फल, वे फल जिनका निर्माण निषेचन क्रिया के बिना होगा, तो वो फल क्या कहलाएंगे? अनिषेक जनित फल कहलाएंगे। ये फल है। इसके अलावा ये जो फल है, ये तो फल का जो प्रकार है वो बनते कैसे, उसके विकास के आधार पर फलों को हमने 3 भागों के अंदर बांटा गया है। इसी प्रकार फल को 2 और प्रकार होंगे। एक तो गूदेदार फल होंगे, जिसके अंदर गूदा पाया जाएगा। रसीले जो फल होते हैं वो सब गूदेदार फल के अंदर आते हैं। जैसे आम है, ये गूदेदार फल है। और जैसे दूसरे जो फल होते हैं वो शुष्क फल होंगे।
बादाम है जैसे, तो काजू है, ये शुष्क फल है। और एक फल जो होंगे वो कौन से हो जाएंगे, गूदेदार फल हो जाएंगे। इस प्रकार ये फल 3 प्रकार के होंगे। अब नेक्स्ट अपने को कुछ अलग टॉपिक दिए हुए इस पार्ट के अंदर, जैसे बीज जो है उसके क्या क्या लाभ है। तो जो बीज बनता है वो उसके क्या क्या लाभ होंगे, तो बीजों से नए पौधों का निर्माण होता है। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो नया पौधा बनता है वो किससे बनेगा, बीजों से बनेगा। उसी प्रकार बीज नए पर्यावरण में पौधों के निर्माण हेतु बेहतर अनुकूलन युक्त होता है। अब बीज के अंदर वो सारे अनुकूलन होंगे जिसकी सहायता से एक नया पौधा बन सकता है। इसके अलावा प्रजाति को अन्य क्षेत्रों में बसने में मदद करते हैं। अगर किसी दूसरे क्षेत्र के अंदर अपने को पौधा उगाना है तो बीज को ले जाकर वहाँ पर उसको बीज को बो दो आप, तो वहाँ पर नए क्षेत्र के अंदर भी वो पौधा उग जाएगा। तो प्रजाति को अन्य क्षेत्र में बसने में मदद करता है। इसके अलावा बीज के अंदर पर्याप्त आरक्षित भंडार होगा, भोजन होगा, आरक्षित आहार भंडार होगा। और अल्प वयस्क नवोद्भिद, ये शब्द याद रखना, अल्प वयस्क नवोद्भिद को तब तक पोषण देते हैं जब तक ये प्रकाश संश्लेषण करने न लग जाए। अब जो नया नया पौधा बनेगा, जब तक वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करने लग जाएगा तब तक जो भोजन उस पौधे को मिलेगा वो उस बीज में आरक्षित भोजन आहार द्वारा मिलता है। इसके अलावा जो बीज के अंदर पर जानते हैं युवा भ्रूण होता है। अब उसी ये भ्रूण ही पौधे का निर्माण करता है, तो इस युवा भ्रूण को कठोर बीजावरण द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता है। ये सारे के सारे बीज के लाभ है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, बीज जो लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम है। हम पूरे पाठ के अंदर लैंगिक जनन पढ़ा है और जिसका अंतिम परिणाम क्या है, बीज है। ये लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम होता है। अतः नए आनुवांशिक गुण संतति में पैदा करते हैं जो विविधता का रूप है। तो ये अपने को अच्छी तरह से याद रखना है कि बीज लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम होता है। अतः नए आनुवांशिक गुण संतति में पैदा करते हैं जो विविधता का रूप है। नेक्स्ट, बीज के बारे में कुछ स्पेशल फैक्ट दिए हुए हैं, वो आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ये फैक्ट भी एग्जामों के अंदर पूछते हैं, विशेषकर कंपटीशन एग्जाम के अंदर ये फैक्ट बहुत बार पूछते हैं। तो अपन बात करेंगे, कुछ प्रजातियों में जो बीज अपनी जीवन क्षमता कुछ महीनों में खो देते हैं, कुछ महीनों के बाद में वो बीज अपनी जीवन क्षमता खो देंगे और वो अंकुरित नहीं हो पाएंगे। जबकि अधिकांश प्रजातियों के बीज कई वर्षों तक जीवन क्षमता बनी रहती है। कुछ बीज तो होंगे महीनों के अंतर्गत अपनी जीवन क्षमता खो देंगे, कुछ बीज ऐसे होंगे जो कई वर्षों तक जीवन क्षमता उनके अंदर बनी रहती है, तथा कुछ बीज तो सैकड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। मतलब सैकड़ों वर्षों तक उनके अंदर अंकुरण की क्षमता रहती है, जीवन क्षमता उनके अंदर रहेगी। अभी कुछ स्पेशल एग्जाम्पल है वो अपने को अच्छी तरह से याद रखना है कि कुछ प्रजातियों के जो बीज होंगे अब वो महीनों तक अपनी जीवन क्षमता बनाए रखते हैं, किसी के अंदर ये जो जीवन क्षमता होगी वो सैकड़ों वर्षों तक रहेगी। कुछ स्पेशल एग्जाम्पल दिए हुए अपने बुक्स के अंदर, उन एग्जाम्पलों को अपने को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। जैसे एक प्राचीन बीज है लिपिनस आर्कटिकस, नाम याद रखना है, लिपिनस आर्कटिकस, जो आर्कटिक टुंड्रा से प्राप्त किया गया था। और एक अनुमान के अनुसार ये 10,000 वर्ष की प्रसुप्ति के बाद में अंकुरित एवं पुष्पित हुआ। देखो बहुत ही कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसे बीज का नाम बताइए जो 10,000 वर्ष के बाद भी अंकुरित हुआ है। उसकी प्रसुप्ति थी 10,000 वर्ष की थी, उसके बाद में भी वो अंकुरित हुआ है, तो वो प्राचीन बीज लिपिनस आर्कटिकस है। इसके अलावा हाल ही में 2000 वर्ष पुराने खजूर की एक प्रजाति फोइनिक्स डेक्टिलीफोरा, ये याद रखना है, खजूर की एक प्रजाति फोइनिक्स डेक्टिलीफोरा के जीवन क्षमता बीज मृत सागर के पास किंग हेराल्ड के मल के पास पुरातत्विक खुदाई के दौरान खोजा गया है। इनकी जो जीवन क्षमता थी वो कितनी थी, ये 2000 वर्ष पुराने हैं। तो ये ध्यान रखना फोइनिक्स डेक्टिलीफोरा में। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन लिपिनस आर्कटिकस है 10,000 वर्ष की प्रसुप्ति वाला, और 2000 वर्ष वाली है फोइनिक्स डेक्टिलीफोरा। चलो सर, नेक्स्ट अपन बात करें असंजनन। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है असंजनन, एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या होगा, एक नंबर का हमेशा बोर्ड ने ये सवाल पूछा है, तो आप इसको अच्छी तरह से समझ के जाए। असंजनन सामान्यतः बीज जो होंगे वो निषेचन का परिणाम है। हमने अभी देखा कि लैंगिक जनन का जो अंतिम परिणाम है वो बीज है, और लैंगिक जनन के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है वो क्या होती है, निषेचन। निषेचन का जो अंतिम परिणाम वो बीज है, अर्थात बीजों का निर्माण निषेचन क्रिया द्वारा होता है।
बिना निषेचन क्रिया द्वारा बीज बनने की प्रक्रिया को असंग जनन कहा जाता है। ये लाइन आपको अच्छी तरह से याद रखनी है कि जब बीजों का निर्माण बिना निषेचन क्रिया से होने लग जाए, ऐसे बीज जो बिना निषेचन क्रिया द्वारा बनते हैं तो उसको एपोमिक्सिस या असंग जनन कहा जाता है। अब ये एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, क्योंकि निषेचन हो ही नहीं रहा, तो असंग जनन एक प्रकार का कौन सा जनन हो जाएगा? अलैंगिक जनन। लैंगिक और अलैंगिक जनन के अंदर सबसे बड़ा फर्क भी यही है कि लैंगिक जनन के अंदर दो घटनाएं होगी। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि लैंगिक जनन के अंदर दो घटनाएं होगी। नंबर फर्स्ट तो होगा युग्मकों का निर्माण, और जो युग्मकों का जो निर्माण होगा वो कौन से विभाजन द्वारा होता है? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होगा। और उसके अलावा एक दूसरी जो घटना होगी वो कौन सा हो जाएगा? निषेचन। नर युग्मक व मादा युग्मक का जो संलयन होगा वो क्या कहलाएगा? निषेचन कहलाएगा। और अलैंगिक जनन के अंदर ये घटनाएं नहीं होती है। तो इस प्रकार असंग जनन के अंदर निषेचन नहीं हो रहा तो उसको अपन अलैंगिक जनन कह सकते हैं। कुछ प्रजातियों में द्विगुणित अंड कोशिका बिना अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनती है, जो बिना निषेचन के ही भ्रूण में विकसित हो जाता है। ये अपने को ध्यान रखना है। ये जैसे अपने याद करो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका था, हमने कहा था इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन हो रहा था, 4 गुरु बीजाणु बन रहे थे, उनमें से 3 नष्ट हो जाते हैं और ये एक आगे चलकर भ्रूण कोष बनाएगा और इस भ्रूण कोष के अंदर मादा युग्मक उपस्थित होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जैसे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में इसके अंदर कोई अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ, डायरेक्ट ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका ही भ्रूण कोष बनाने लग जाए, तो भ्रूण कोष के अंदर बनने वाले जितनी भी कोशिकाएं होगी वो सब कैसी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। तो यहाँ पर बिना अर्धसूत्री विभाजन द्वारा ही मादा युग्मक बन जाएगा। तो ये असंग जनन कहलाएगा। तो कुछ प्रजातियों में द्विगुणित अंड कोशिका बिना अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनती है, जो बिना निषेचन के ही भ्रूण में विकसित हो जाती है, जैसे घास तथा एस्ट्रेसिया के अंदर। ये एग्जाम्पल याद रखना है। असंग जनन की क्रिया किसके अंदर होगी? फिर नेक्स्ट लास्ट अपना जो टॉपिक है इस पार्ट का वो है बहुभ्रूणता, पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होगा? सामान्यतया एक बीज में एक भ्रूण पाया जाता है। हम जानते हैं कि एक बीज होगा उसके अंदर एक भ्रूण पाया जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ बीजों में एक से अधिक भ्रूण भी देखे गए हैं या पाए जाते हैं। तो ये जो कंडीशन होगी वो क्या कहलाएगी? बहुभ्रूणता। नॉर्मली एक बीज के अंदर एक भ्रूण मिलेगा, कभी कभी एक बीज में एक से अधिक भ्रूण भी पाए जाएंगे। तो ये जो घटना होगी वो बहुभ्रूणता कहलाएगी। और बहुभ्रूणता का सामान्य जो एग्जाम्पल है नींबू वंश या सिट्रस वंश और आम की कुछ प्रजाति के अंदर ये देखने को मिलता है। चलो सर, नेक्स्ट अपन बात करें। अब ये जो बहुभ्रूणता होगी उसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? बहुभ्रूणता क्यों होगी? तो इसका प्रमुख कारण बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोष का बनना है। कभी कभी क्या होगा, बीजांड के अंदर एक से अधिक भ्रूण कोष बन जाएंगे और उस भ्रूण कोष के अंदर सबके अंदर मादा युग्मक होगा। तो पराग कण से जो नर युग्मक जुड़कर ये बहुभ्रूणता की स्थिति उत्पन्न करते हैं। नॉर्मली एक बीजाणु के अंदर एक ही भ्रूण कोष देखने को मिलता है, कभी कभी 2 गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बन गई या 2 गुरु बीजाणु एक्टिव हो गए, तो ये इस प्रकार ये बहुभ्रूणता उत्पन्न हो सकती है। तो ये दो इनकी डेफिनेशन आप जरूर याद रखना। और एग्जाम्पल पर असंजनन पूछे तो बिना निषेचन क्रिया द्वारा बीज बनने की प्रक्रिया असंजनन कहलाएगी घास तथा एस्ट्रेसिया के अंदर। और नींबू तथा सिट्रस फूल के अंदर वंश के अंदर एक बीज में एक भ्रूण पाया जाता है, जबकि कुछ जैसे नींबू और सिट्रस के अंदर एक बीज में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं। तो ये जो घटना होगी वो बहुभ्रूणता के नाम से जानते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं इस पार्ट के, कि जैसे अनिषेक जनित फल किसे कहते हैं, उदाहरण दो। तो अभी मैंने पढ़ा वे फल जिनका निर्माण बिना निषेचन क्रिया द्वारा होता है वो फल कौन से कहलाएंगे, अनिषेक जनित फल कहलाएंगे। एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, केला हो जाएगा। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात करें तो ये अभी आज का जो टॉपिक पढ़ा उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो आपको थोड़े बहुत देखने हैं। पहला क्वेश्चन है 10,000 वर्ष की प्रसुप्ति के बाद में वाला बीज का नाम बताइए, तो वो ही था लिपिनस आर्कटिकस, 10,000 की प्रसुप्ति वाला। तीसरा क्वेश्चन है 2000 वर्ष की प्रसुप्ति वाली खजूर की एक प्रजाति का नाम बताइए, तो फोइनिक्स डेक्टिलीफोरा है। उसके बाद में आर्किड फल में कितने बीज मिलते हैं, तो लगभग 1000 बीज पाए जाएंगे। और बिना निषेचन के बीज का बनना क्या कहलाएगा, तो बिना निषेचन के बीज का बनना क्या कहलाएगा, असंजनन कहलाएगा, घास व एस्ट्रेसिया के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद में बहुभ्रूणता, जब बीजों में एक से अधिक भ्रूण मिलेंगे तो उस कंडीशन को अपन बहुभ्रूणता के नाम से जानते हैं। तो इसी प्रकार से ये हमारा जो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन था वो पार्ट पूरा होता है।
और इस पार्ट के अंदर हमने एक एक पहलू को ध्यान से पढ़ा है। और इसके बाद में इस लेसन का एक टेस्ट है ऑब्जेक्टिव टाइप, तो इस टेस्ट को आप ज़रूर दें और देखिए कि आपने जो पार्ट पढ़ा है उसमें से आपको कितना आता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भाग में परागकण का निर्माण होता है, तो आपको वो बताना है। परागकणों को पोषण देने वाली परत, एलर्जी उत्पन्न करने वाले परागकण कौन से, एक प्रारूपिक भ्रूणकोश कितना केंद्र की कितना कोशिकीय होगा। इस प्रकार ये आपने मैंने 20 क्वेश्चन का एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट बनाया है। आप इस टेस्ट को जरूर दें और अपने इस तैयारी को चेक कीजिए कि आपने जो पढ़ा है वो उसमें से आपको कितना आता है। अगली क्लास के अंदर आप एक नया चैप्टर लेकर आएंगे। तब तक मेरे चैनल बायोलॉजी बाय के सोलंकी के साथ बने रहिए। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। ये जो लेसन है वो आरबीएससी बोर्ड के अंदर 5 नंबर का लेसन है, तो 5 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे वो इस पार्ट से आएंगे। तो आपको कोई भी अगर टॉपिक समझने में कोई दिक्कत हुई हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, उस टॉपिक को वापस दोबारा पढ़ाया जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन मिलते हैं एक नए टॉपिक के नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद।